नमस्कार। धूमिल पांडुलिपि में आप सबका स्वागत है। भूली बिसरी कहानी में आज सुनिए रविंद्रनाथ टैगोर जी का लघु उपन्यास दो बहनें का प्रथम अध्याय। इसी तरह के किस्से कहानियां सुनने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सुनिए एक कहानी रोज। स्त्रियां दो जाति की होती हैं, ऐसा मैंने किसी पंडित से सुना है। एक जाति प्रधानतया माँ होती है तो दूसरी प्रिया। ऋतुओं के साथ यदि तुलना की जाए तो माँ होगी वर्षा ऋतु, क्योंकि वह जल देती है, फल देती है, ताप शमन करती है, ऊर्ध्वलोक से अपने आप को विगलित कर देती है, शुष्कता को दूर करती है, अभावों को भर देती है। और प्रिया है बसंत ऋतु। गंभीर है उसका रहस्य, मधुर है उसका माया मंत्र। चंचलता उसकी रक्त में तरंग लहरा देती है और चित्त के उस मणिकोष्ठ में पहुंचती है जहां सोने की वीणा में एक निर्भीत तार चुपचाप झंकार की प्रतीक्षा में पड़ा हुआ है। झंकार जिससे समस्त देह और मन की वाणी अलंकृत और झंकृत हो उठती है। शशांक की स्त्री शर्मिला माँ जाति की है। बड़ी बड़ी है उसकी शांत आंखें, धीर गंभीर चितवन सजल श्यामल नवीन मेघ के समान कमनीय हैं। उसकी स्निग्ध और सांवली कांति मांग में सदा सिंदूर की अरुण रेखा शोभती रहती है। साड़ी की किनारी काली और चौड़ी, दोनों हाथों में मगर के मुंह वाले मोटे मोटे कंगन जो साज सिंगार की भाषा कम बोलते हैं और सुहाग की अधिक। पति के जीवन लोक में ऐसा कोई सीमांत प्रदेश नहीं जहां उसके साम्राज्य का प्रभाव शिथिल हो। स्त्री के अति लालन की छाया में पति का मन भुलक्कड़ बन ही गया है। यदि किसी मामूली पलखत में फाउंटेन पेन मेज के किसी ऐसे हिस्से में पल भर के लिए गायब हो गया जो जरा कठिनाई से दिखाई देता है, तो इसका पुनर्आविष्कार का भार तो स्त्री पर ही है। स्नान करते समय कलाई की घड़ी कहाँ रख दी, शशांक को यह बात एकाएक याद नहीं आती, लेकिन स्त्री की नज़र जरूर उस पर पड़ती है। विभिन्न रंग के दो जोड़े मोजों में से एक एक को पहनकर जब वह बाहर जाने के लिए तैयार होता है, उस समय स्त्री ही आकर उसकी गलती सुधार देती है। शशांक देसी महीने के साथ अंग्रेजी तारीख जोड़कर जब मित्रों को निमंत्रण देता है और अप्रत्याशित अतिथियों का दल आ उपस्थित होता है, तो उसे संभालने की आकस्मिक जिम्मेदारी स्त्री की होती है। शशांक निश्चित रूप से जानता है कि दिनचर्या में कोई गलती रहेगी तो स्त्री के हाथों उसका सुधार अवश्य हो जाएगा, इसलिए गलती करना उसका स्वभाव बन गया है। और स्त्री सस्नेह तिरस्कार के साथ कहती है, अब मुझसे नहीं होता, तुम क्या कभी कुछ सीखोगे नहीं? लेकिन यदि वह सीख जाता तो शर्मिला के दिन गैराबाद जमीन की तरह नहीं हो जाते। मान लीजिए शशांक दोस्तों के घर दावत खाने गया। रात के 11 बजे या दोपहर हो आई। ब्रिज के दाव चल रहे हैं और अचानक मित्र लोग हंस पड़े। उठो दोस्त, वह समन लेकर प्यादा आ गया, अब ज़्यादा देर नहीं रुक सकते। वही चीर परिचित नौकर महेश है। मूंछों के बाल पक गए हैं, सिर के बाल कच्चे ही हैं, पहनावे में मिर्जई है, कंधे पर 4 खाने का गमछा और बगल में बांस की लाठी। माई जी ने पूछवाया है कि बाबू यहाँ है या नहीं। माई जी को डर है कि कहीं लौटते समय अंधेरी रात में कुछ दुर्घटना न घटे, साथ में एक लालटेन भी दे दी है। शशांक कुड़मुड़ाकर ताश फेंक कर उठ खड़ा होता। दोस्त विकरा कसते, आह बेचारा अकेला, बेहिफाजत मर्द जो ठहरा। घर आकर शशांक स्त्री के साथ जो वार्तालाप शुरू करता है वह ना तो स्निग्ध भाषा में होता है, न शांत शैली में। शर्मिला चुपचाप सारी फटकार सुन लेती है। क्या करे, खामोश रहते भी तो नहीं बनता। अपने मन से वह इस आशंका को एकदम दूर भी नहीं कर सकती कि उसकी अनुपस्थिति में सब तरह की असंभव विपत्तियां उसके पति के विरुद्ध षड्यंत्र रचती रहती हैं। बाहर कोई आया है, शायद किसी काम से। इधर छिन छिन में अंतपुर से कागज की चिरकुट आ रही है। याद है ना, कल तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी, सवेरे सवेरे खा लो। शशांक गुस्सा करता है, फिर हार भी मानता है। बड़े दुख के साथ एक बार स्त्री से कहा, दुहाई है, चक्रवर्ती परिवार की गृहिणी की तरह किसी ठाकुर देवता का सहारा लो ना। तुम्हारी इतनी फिक्रमंदी मुझे अकेले के लिए बहुत अधिक है। देवता के साथ साझा रहने से वह सहज हो जाएगी। चाहे जितनी भी जाति करो, देवता को कोई ऐतराज नहीं होगा, लेकिन मनुष्य तो कमजोर जीव है।
शर्मिला ने कहा। हाय हाय, एक बार काका जी के साथ जब मैं हरिद्वार गई थी उस समय तुम्हारी क्या दशा हो गई थी, याद है ना? दशा अत्यंत शोचनीय हो गई थी। यह बात शशांक ने ही खूब नमक मिर्च मिलाकर स्त्री को सुनाई थी। वह जानता था कि इस अतियुक्ति से शर्मिला को जितना अनुताप होगा उतना आनंद भी होगा। उस दिन के अमित भाषण का प्रतिवाद भला कौन मुंह लेकर करे। चुपचाप मान जाना पड़ा। सिर्फ इतना ही नहीं, उसी दिन सुबह उसे जरा सर्दी सी जान पड़ी। शर्मिला को इस कल्पना के अनुसार उसे 10 ग्रेन कुनैन खानी पड़ी, ऊपर से तुलसी के पत्तों की रस वाली चाय भी पीनी पड़ी। और आपत्ति करने का उपाय तो था नहीं, क्योंकि एक बार ऐसी ही अवस्था में आपत्ति करके उसने कुनैन नहीं खाई थी और बुखार भोगना पड़ा था। यह घटना शशांक के इतिहास में अमिट अक्षरों में लिख गई है। घर में आरोग्य और आराम के लिए जिस प्रकार शर्मिला की ऐसी सस्नेह व्यग्रता थी, बाहर शशांक की सम्मान रक्षा के लिए भी उसकी सतर्कता उतनी ही सतेज थी। एक दृष्टांत याद आ रहा है। एक बार शशांक और उसकी स्त्री घूमने के लिए नैनीताल गए थे। पहले से ही उनका कंपार्टमेंट सारे रास्ते के लिए रिजर्व था। जंक्शन पर आकर गाड़ी बदलकर शशांक कुछ खाने पीने की सामग्री लाने के लिए बाहर गया। लौटकर देखता है एक की वर्दीधारी एक दुर्जन मूर्ति उन्हें बेदखल करने को उद्यत है। स्टेशन मास्टर ने आकर एक जग विख्यात जनरल का नाम लेकर बताया कि कंपार्टमेंट असल में उसके लिए ही था और गलती से दूसरा नाम चिपका दिया गया। शशांक ने आंखें फाड़कर देखा और जब संभ्रम पूर्वक उस दूसरे कंपार्टमेंट में जाने की तैयारी करने लगा तो शर्मिला गाड़ी में चढ़कर दरवाजा रोककर खड़ी हो गई और गरज कर बोली, देखती हूँ कौन आकर मुझे उतारता है, बुला लाओ अपने जनरल को। शशांक उस समय तक एक सरकारी नौकर था। ऊपर वाले अफसर के जाति भाई से बच बचकर खतरे से दूर रहकर चलने का ही वह आदी था। हड़बड़ा कर बोला, अरे भाई, झमेला बढ़ाने से क्या फ़ायदा, गाड़ी में और भी तो जगह है। शर्मिला ने इस बात पर ही कान नहीं दिया। आखिरकार जनरल साहब जब रिफ्रेशमेंट रूम में से नाश्ता पानी खत्म करके मुंह में चुरुट दबाए बाहर आए तो स्त्री मूर्ति की उग्रता देखकर चुपचाप हट गए। शशांक ने स्त्री से पूछा, जानती हो कितना बड़ा आदमी है? स्त्री ने जवाब दिया, जानने की गरज नहीं, जो डिब्बा हमारा है उसमें वह तुमसे बड़ा नहीं। शशांक ने सवाल किया, यदि अपमान करता तो स्त्री ने जवाब दिया, तुम किस लिए हो? शशांक शिवपुर का पासशुदा इंजीनियर है। घर की जिंदगी में शशांक की ढिलाई कितनी भी क्यों ना हो, किंतु नौकरी में वह पक्का है। प्रधान कारण यह है कि उसके क्रम स्थान में जिस ऊंचे ग्रह की दृष्टि पड़ी थी वह वही वस्तु है जिसे चलती जबान में बड़ा साहब कहते हैं। वह स्त्री ग्रह नहीं। शशांक जिस समय डिस्ट्रिक्ट इंजीनियर के पद पर काम कर रहा था उस समय आने वाली तरक्की का चक्का एकाएक दूसरी ओर घूम गया। उसकी योग्यता को लांघकर कच्ची जानकारी होते हुए भी जिस भोगी मसों वाले अंग्रेज युवक ने उसका आसन दखल किया, उसका अचिंतनीय आविर्भाव अधिकारियों के सबसे बड़े अफसर के संपर्क और सिफारिश के बल पर हुआ था। शशांक ने समझ लिया कि इस अर्वाचीन को ऊपर के आसन पर बिठाकर खुद नीचे बैठकर उसे ही सारा काम का संभालना पड़ेगा। अधिकारियों ने पीठ ठोकर कहा, सॉरी मजूमदार, वेरी सॉरी, जितनी जल्दी होगा तुम्हारे लिए उपयुक्त स्थान जुटा देंगे। तथापि आश्वासन और सांत्वना के होते हुए भी सारा मामला मजूमदार के लिए अत्यंत नीरस हो उठा। घर आकर उसने छोटी बड़ी सब बातों में खटर पटर करना शुरू किया। अचानक उसकी नज़रों में ऑफिस घर के कोने में पड़ा हुआ मकड़ी का जाला पड़ गया। चौकी पर पड़ा हुआ हरे रंग का पर्दा उसे बिल्कुल पसंद नहीं आता, यह भी अचानक याद आ गया। नौकर बरामदे में झाड़ दे रहा था, धूल उड़ रही थी, कहकर उसे जोर की फटकार बताई। धूल जरूरी है, रोज ही उड़ती है, परंतु फटकार तो एकदम नई चीज़ थी। इस असम्मान की खबर उसने स्त्री को नहीं बताई। सोचा यदि उसके कानों में बात जाएगी तो नौकरी के इस जाल में एक और उलझन पैदा कर देगी। खूब संभव है बड़े अफसर से कड़वी भाषा में झगड़ा भी होकर करके आवे। विशेष करके उस डोनाल्डसन पर तो उसे बहुत अधिक गुस्सा आया। एक बार वह सर्किट हाउस के बगीचे में बंदरों का उत्पात दमन करने गया था और छरों से शशांक की 16 टोपी में छेद कर दिया था। कोई दुर्घटना नहीं हुई, किंतु होते कितनी देर लगती है। लोग कहते हैं दोष शशांक का ही था। यह सुनकर शर्मिला का गुस्सा और भी बढ़ उठा, डोनाल्डसन के ऊपर ही। गुस्से का कारण सबसे बड़ा यह था कि बंदर को निशाना बनाकर जो गोली दागी गई थी वह शशांक के ऊपर पड़ी। दुश्मनों ने इन दो बातों का समीकरण करके खूब माखौल उड़ाया था।
शशांक के पद लाघव की खबर उसकी पत्नी ने स्वयं आविष्कार की। पति का रंग ढंग देखकर उसने समझ लिया था कि गृहस्थी में किसी और से कोई एक कांटा ऊपर उठाया है। इसके बाद कारण मालूम करने में उसे अधिक देर नहीं लगी। कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन, वैधानिक आंदोलन के रास्ते वह नहीं गई सेल्फ डिटर्मिनेशन, आत्मनिर्णय के रास्ते पर। पति से बोली, अब और नहीं, फौरन काम छोड़ दो। छोड़ देने से अपमान की जोक छाती से खिसक पड़ती, लेकिन ध्यान दृष्टि के सामने फैला हुआ था। बंधी तनख्वाह का अन्य क्षेत्र और उसके पश्चिमी दिगंत में दिख रही थी पेंशन की अविचलित स्वर्ण उज्ज्वल रेखा। शशांक मौली जिस वर्ष एमएससी डिग्री के सर्वोच्च शिखर पर हाल ही में अधिरूढ़ हुआ था, उसी साल उसके ससुर ने शुभ क्रम में विलंब करना उचित नहीं समझा। शशांक के साथ शर्मिला का विवाह हो गया। धनी ससुर की सहायता से उसने इंजीनियरिंग पास की। उसके बाद नौकरी में शीघ्र उन्नति का लक्षण देखकर राजाराम बाबू जमाता की भावी सफलताओं के क्रम विकास का निर्णय करके आश्वस्त हो गए। लड़की ने भी आज तक अनुभव नहीं किया कि उसकी दुनिया बदल गई है। सिर्फ यहाँ अभाव नहीं है, यही बात नहीं, बल्कि पिता के घर की चाल चलन भी यहाँ ज्यों की त्यों मौजूद थी। कारण यह है कि इस पारिवारिक दो अमली शासन की व्यवस्था विधि शर्मिला के अधिकार में ही थी। उसके संतान नहीं हुई होने की आशा भी शायद छोड़ दी गई। पति की सारी कमाई ज्यों की त्यों उसके हाथ में आ जाती है। यदि विशेष जरूरत हुई तो घर की अन्नपूर्णा से दोबारा भिक्षा मांगने के सिवाय शशांक के लिए दूसरा उपाय नहीं। यदि मांगने का दावा अनुचित साबित हुआ तो अर्जी नामंजूर होती है। शशांक मान लेता है सिर खुजलाकर। किसी और से मधुर रस पाकर नैराश्य का अभाव पूर्ण भी हो जाता है। शशांक बोला, नौकरी छोड़ देना मेरे लिए कुछ भी नहीं, तुम्हारे लिए ही सोचता हूँ, तकलीफ तो तुम्हें ही होगी। शर्मिला बोली, उससे भी बड़ी तकलीफ तब होगी जब अन्याय को निगलते समय वह गले में अटक जाएगा। कुछ तो करना ही होगा, शशांक ने कहा। निश्चित को छोड़कर अनिश्चित के लिए किस गली की खाक छानता फिरूं? वह गली तुम्हें नहीं दिखती। तुम नौकरी के बाहर की दुनिया को समझते ही नहीं। समझता नहीं? क्या कहती हो तुम? यह विश्व ब्रह्मांड बड़ा भारी है, उसके राह घाट की सर्वे करने कौन जाएगा? और इतनी बड़ी दूरबीन ही किस बाजार में मिलेगी? अरे बड़ी दूरबीन की तुम्हें ज़रूरत नहीं होगी। हमारे रिश्ते के मथुरा भैया कलकत्ता में बड़े कॉन्ट्रैक्टर हैं, उनके साथ साझे में कारोबार करने से दिन कट जाएंगे। साझा वजन में बराबरी का नहीं होगा, इधर के बटखरे में कमी पड़ेगी। लंगड़ी शराकत से पद मर्यादा भी तो नहीं रहेगी। इस और भी किसी प्रकार की कमी नहीं पड़ेगी। तुम जानते हो पिताजी मेरे नाम से जो रुपया बैंक में रख गए हैं वह आज सूद से बढ़ गया है। साझीदार के निकट तुम्हें छोटा नहीं होना पड़ेगा। शर्मिला ने कहा, ऐसा भी कहीं होता है? वह रुपया तो तुम्हारा है, कहकर शशांक उठ पड़ा। बाहर कोई इंतजार कर रहा था। शर्मिला ने पति का कपड़ा खींचकर बैठा लिया। मैं भी तो तुम्हारी ही हूँ। इसके बाद बोली, अपनी जेब से फाउंटेन पेन निकालो, यह रहा कागज, इस्तीफा लिख दो। जब तक वह डाक में नहीं चला जाता तब तक मुझे शांति नहीं। जान पड़ता है तुम मुझे शांति नहीं लेने दोगी। लिख दिया उसने इस्तीफा। दूसरे ही दिन शर्मिला कलकत्ते चली गई और मथुरा भैया के घर जा पहुंची। अभिमान के साथ बोली, अरे किसी दिन बहन की खबर भी ली तुमने? प्रतिद्वंदी अगर स्त्री होती तो कहती, तुमने भी तो नहीं ली। लेकिन पुरुष के दिमाग में यह जवाब नहीं आ सका। उसने अपराध स्वीकार कर लिया। बोला, सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है, खुद ही जीवित हूँ कि नहीं इसमें भी भूल जाता हूँ। इसके सिवा तुम लोग भी तो दूर दूर तक घूमते रहते हो। शर्मिला बोली, अखबार में देखा कि मयूरभंज या मथुरागंज में कहीं कोई पुल तैयार करने का काम तुम्हें मिला है। पढ़कर कितनी खुशी हुई। उसी समय मन में आया कि मथुरा भैया को खुद जाकर कॉन्ग्रेचुलेट कराऊं। अरे जरा सब्र करो बहन, अभी भी समय नहीं हुआ। मामला यूँ था, नगद रुपया लगाने की जरूरत थी। किसी धनी मारवाड़ी के साथ साझे में काम करने की बात थी। आखिरकार मालूम हुआ कि जैसी शर्त है उससे भीतर का गुदे वाला हिस्सा मारवाड़ी के और छिलके वाला हिस्सा उसके भाग्य में जुटेगा। इसलिए पीछे लौटने की चेष्टा हो रही थी। शर्मिला व्यस्त होकर बोल उठी, यह कभी नहीं होगा। साझे का काम करना ही है तो हमारे साथ करो। ऐसा काम तुम्हारे हाथ से निकल गया तो भारी अन्याय होगा। मेरे रहते यह नहीं होने पाएगा, तुम चाहे जो कहो। इसके बाद लिखा पढ़ी में भी देर नहीं हुई। मथुरा भैया का हृदय भी विगलित हुआ। रोजगार बड़ी तेजी से चल निकला। इसके पहले शशांक नौकरी के लिए काम करता था। उस जिम्मेदारी की सीमा परिमित थी। मालिक था, अपने से बाहर दावा और देय दोनों समान वजन मिलाकर चला करते थे। अब अपना प्रभुत्व अपने को ही चलाने लगा। दावी और देय एक जगह मिल गए। अब दिन
छुट्टी और काम के ताने बाने से बुने हुए जाल की तरह नहीं रहे, ठोस हो गए। जो जवाबदेही मन के ऊपर खुद लाद ली गई होती है उसे इच्छा करते ही छोड़ दिया जा सकता है, इसलिए उसका जोर कितना कड़ा होता है और कुछ नहीं। स्त्री का ऋण तो पहले चुकाना ही होगा, फिर धीरे धीरे चलने का समय निकाला जा सकेगा। बाएं हाथ की कलाई पर घड़ी, सिर पर सोले की टोपी, आस्तीन चढ़ी हुई, खाकी पैंट पर चमड़े का कमरबंद, कसा हुआ मोटे तलवे वाला जूता, धूप से बचाने के लिए आंखों पर रंगीन चश्मा। शशांक कमर कसकर काम में लग गया। स्त्री का ऋण जब प्रायः चुकने आया तब भी स्टीम का दम कम नहीं हुआ। मन तब तक गर्म हो उठा था। इसके पहले गृहस्थी में आय और व्यय की धारा एक ही नाले में बहती थी, अब इसमें 2 शाखाएं हो गई। एक गई बैंक की और दूसरी घर की ओर। शर्मिला का पावना पहले की तरह ही है। वहाँ के लेन देन का रहस्य शशांक को नहीं मालूम। उधर व्यवसाय, वह चमड़े से बंधा हुआ खाता शर्मिला के लिए भी एक दुर्गम दुर्ग के समान है, इसमें कोई नुकसान नहीं। किंतु पति के व्यावसायिक जीवन का कक्षपथ उसके संसार चक्र से बाहर पड़ जाने से उस ओर से उसका विधि विधान उपेक्षित होता रहता है। गिड़गिड़ा कर कहती है, बहुत ज्यादती मत करो, शरीर टूट जाएगा। किंतु कोई फल नहीं होता और आश्चर्य यह है कि शरीर भी नहीं टूटता। स्वास्थ्य का उद्गम, विश्राम के अभाव का आक्षेप, आराम की तफसील की व्यस्तता इत्यादि नाना प्रकार की उत्कंठाओं की जबरदस्ती उपेक्षा करके शशांक तड़के उठता, सेकंड हैंड फोर्ड गाड़ी को खुद हाँकता हुआ भोंपू बजाता निकल पड़ता। कोई 2-2:30 बजे घर लौटता, डांट खाता और उसके साथ ही साथ बाकी खाने को भी जल्दी जल्दी हाथ चलाकर ख़त्म करता। एक दिन उसकी मोटर गाड़ी दूसरी गाड़ी से लड़ गई। खुद तो बच गया लेकिन गाड़ी को चोट आई। उसे मरम्मत के लिए भेज दिया। शर्मिला चिंतित हो उठी, भराए हुए गले से बोली, आज से तुम खुद गाड़ी नहीं चला सकोगे। शशांक ने हंसकर उड़ा दिया, कहा, दूसरे के हाथ का खतरा भी एक ही जाति का दुश्मन है। एक दिन मरम्मत के काम की जांच करते समय जूते को छेदकर टूटे पैकिंग बॉक्स का कोई कीला उसके पैर में घुस गया। अस्पताल जाकर बैंडेज बंधवाया और धनुष टंकार का टीका लिया। उस दिन रो धोकर शर्मिला ने कहा, कुछ दिन आराम करो। शशांक अत्यंत संक्षेप बोला, काम, इससे अधिक संक्षेप करके वाक्य नहीं कहा जा सकता। शर्मिला बोली, किंतु इस बार बिना बोले ही शशांक बैंडेज समेत काम पर चला गया। जोर जबरदस्ती की हिम्मत अब नहीं रही। अपने निज के क्षेत्र में अब पुरुष का जोर दिखाई पड़ा। युक्ति, तर्क, आरजू, मिन्नत, सब के बाहर एकमात्र बात रह गई, काम है। शर्मिला बेकार उद्विग्न होकर बैठी रहती। देर होते ही सोचती मोटर लड़ गई होगी। धूप लगने से जब पति का मुंह लाल हो गया होता तो सोचती जरूर इन्फ्लुएंजा हुआ है। डरती डरती डॉक्टर की बात कहती, लेकिन पति का भाव देखकर वहीं रुक जाती। दिल खोलकर उद्वेग प्रकट करने का भी आजकल साहस नहीं होता। शशांक देखते देखते धूप में से झुलस गया, चिड़चिड़ा हो गया। छोटी कसी हुई धोती वैसी ही छोटी कसी हुई, फुर्सत चाल ढाल तेज, बातचीत चिंगारी की तरह संक्षिप्त। शर्मिला की सेवा इस द्रुत लय के साथ ताल मिलाकर चलने की कोशिश करती। स्टोव के पास कुछ खाना हमेशा गर्म रखना पड़ता है, क्योंकि कब अचानक पति कह उठेंगे, चलो लौटने में देर होगी। मोटर गाड़ी में सोडा वाटर और एक छोटे टीन के बक्से में खाने की सूखी चीज़ें रखी रहती हैं। एक यूडिकोलन की शीशी विशेष दृष्टिगोचर करके ही रखी जाती है। कदाचित सिर में दर्द हुआ है। गाड़ी लौटने पर परीक्षा करके देखती है तो कोई भी वस्तु व्यवहार में लाई नहीं गई होती है। उदास हो जाती है। साफ कपड़ा सोने के घर में प्रतिदिन रखा जाता है सजाकर, फिर भी कम से कम सप्ताह में 4 दिन शशांक को धोती बदलने का अवकाश ही नहीं मिलता। घर गृहस्थी का परामर्श खूब संक्षेप में उपस्थित करना होता है, जरूरी टेलीग्राम की ठोकरमार भाषा के ढंग पर। वह भी चलते चलते पीछे से पुकारने और कहते कहते, अजी सुनते हो, एक जरा सी बात है। उसके व्यवसाय में शर्मिला का जो थोड़ा सा संबंध था वह भी कट गया। उसका रुपया सूद मूल समेत लौट आया। सूद भी दिया है, माप झोप करके हिसाब से बदस्तूर रसीद लेकर। शर्मिला कहती, बाप रे, प्रेम में भी पुरुष अपने को पूरा नहीं मिला पाता, थोड़ी सी जगह खाली छोड़ देता है, वहीं उसके पौरुष का अभिमान रहता है। लाभ के रुपए से शशांक ने भवानीपुर में मन माफिक एक बड़ा मकान खड़ा किया। वह उसकी शौक की चीज़ है। स्वास्थ्य, आराम, श्रृंखला के नए नए प्लान उसके दिमाग में आते हैं। कोशिश है शर्मिला को अचरज में डाल देने की। शर्मिला भी बाकायदा चकित होने में कोई कसर नहीं रखती। इंजीनियर ने एक कपड़े धोने वाली कल स्थापित की। शर्मिला ने घूम फिर कर देखा और खूब तारीफ की। मनी मन बोली, कपड़े आज भी जिस तरह धोबी के घर जाते हैं कल भी जाएंगे। मैले कपड़ों के
गंधर्व वाहन को तो समझ गई हूँ, किंतु उसके विज्ञान वाहन को नहीं समझती। आलू के छिलके छुड़ाने वाले यंत्र को देखकर वह अचरज से ठक रह गई। बोली, आलू की रसीली सब्जी बनाने की 12 आना तकलीफ इससे जाती रहेगी। बाद में सुना गया कि वह यंत्र फूटी डेगची, टूटी केतली आदि के साथ एक विस्मृत शैया पर जगह पा गया। मकान बनकर जब तैयार हो गया तो उस स्थावर पदार्थ के प्रति शर्मिला के रुद्र स्नेह का उद्यम पिल गया। सुविधा यह थी कि ईंट काट के शरीर में धैर्य अटल बना रहता है। सजाने संवारने के महा उद्यम में 2-2 नौकर हाँफ उठे। एक तो भाग ही खड़ा हुआ। कमरों की सजावट शशांक को मन में रखकर होने लगी। बैठक खाने में वह आजकल अक्सर बैठता ही नहीं, फिर भी उसकी थकी पीठ को की रीढ़ के लिए नए फैशन के कुशन सजाए गए। फूलदानी एक आध नहीं अनेकों, तिपाई पर, टेबल पर फूल कड़े, झालरदार आवरण। सोने के कमरे में आजकल दिन को शशांक का आना एकदम बंद है, क्योंकि उसके आधुनिक पत्रे में रविवार भी सोमवार का जुड़वा भाई है। दूसरी छुट्टियों में भी जब काम बंद रहता है तो भी वह कोई न कोई चिटफुट कार्य खोज ही निकालता है। ऑफिस वाले कमरे में प्लेन बनाने वाला तेलहा कागज या बही खाता लेकर बैठ जाता है। फिर भी पुराना नियम चल रहा है। मोटी गद्दी वाले सोफे के सामने रेशमी चप्पलों के जोड़े तैयार रहते हैं। वहाँ पहले के समान ही पनबट्टे में पान सजा रहता है। आले पर पतले सिल्क का कुर्ता टंगा रहता है। चुनी हुई धोती लटकती रहती है। ऑफिस के कमरे में हस्तक्षेप करने में हिम्मत की जरूरत थी, तो भी जब शशांक वहाँ नहीं रहता उस समय शर्मिला हाथ से झाड़न लेकर प्रवेश करती है। वहाँ की रक्षणीय और वर्जनीय वस्तुओं में सजावट और श्रृंखला का समन्वय करने में उसका अध्यवसाय तनिक भी प्रतिहत नहीं होता। शर्मिला सेवा करती है, किंतु आजकल उस सेवा का बहुत बड़ा हिस्सा शशांक की दृष्टि के अगोचर ही रहता है। पहले उसका जो आत्मनिवेदन प्रत्यक्ष के निकट था, अब उसी का प्रयोग प्रतीक के प्रति चल रहा था। घर द्वार सजाने में, फूल पत्ता लगाने में, शशांक की बैठने वाली कुर्सी को रेशम से ढकने में, तकियों के पर्दों पर फूल काटने में, ऑफिस वाले टेबल के कोने में नील फूलों की फूलदानी को रजनीगंधा के गुच्छों से सजाने में। उसे अपने अर्ध्य को पूजा वेदी से दूर स्थापित करना पड़ा, लेकिन बड़े कष्ट से। अभी कुछ दिन पहले ही जो आघात लगा था, उसका चिन्ह निर्जन में आंख के पानी से पहुंचना पड़ा। उस दिन कार्तिक की 19वीं तारीख थी। यही शशांक का जन्मदिन है। शर्मिला के जीवन में यह सबसे बड़ा पर्व है। नियम अनुसार बंधु बांधवों को निमंत्रण दिया गया। घर द्वार विशेष भाव से फूल पत्तों से सजाया गया। प्रातःकाल काम खत्म करके शशांक घर लौटकर बोला, मामला क्या है? गुड़ियों का ब्याह है क्या? हाय रे भाग्य, आज तुम्हारा जन्मदिन है, यह भी भूल गए। कुछ भी कहो, आज शाम को तुम बाहर नहीं जा सकते। बिजनेस मृत्यु दिन के अतिरिक्त और किसी दिन के सामने सिर नहीं झुकाता मैं। फिर कभी नहीं कहूँगी, आज लोगों को निमंत्रण दे चुकी हूँ। शर्मिला ने कहा, देखो शर्मिला, तुम मुझे खिलौना बनाकर दुनिया भर के लोगों को बुलाकर खिलवाड़ करने की कोशिश मत करो। इतना कहकर शशांक तेजी से चला गया। शर्मिला सोने वाले कमरे का द्वार बंद करके थोड़ी देर तक रोती रही। शाम को निमंत्रित लोग आए। बिजनेस के सर्वोच्च दावे को सभी ने सहजी स्वीकार कर लिया। यदि कालिदास का जन्मदिन होता तो उन्होंने शकुंतला का तृतीय अंक लिखने की उज्र पेश की होती, तो सभी ने उसे निश्चय ही एक अत्यंत बेकार बहाना समझा होता। लेकिन बिजनेस आमोद प्रमोद पर्याप्त हुए। नीलू बाबू ने थिएटर की नकल करके सबको खूब हंसाया। शर्मिला ने भी इस हंसी में योग दिया। शशांक रहित शशांक के जन्मदिन ने शशांक अधिष्ठित बिजनेस को साष्टांग प्राणिपात किया। दुख काफी हुआ, तथापि शर्मिला के मन ने भी दूर से ही शशांक के इस धावमान कर्मरथ की ध्वजा को प्रणिपात किया। उसके पास यह दुर्धिगम्य कार्य है जो किसी की खातिर नहीं रुकता, किसी को नहीं मानता, स्त्री की विनती को भी नहीं, मित्रों के निमंत्रण को भी नहीं, खुद के आराम को भी नहीं। कार्य के प्रति इस श्रद्धा के द्वारा पुरुष अपने आप को श्रद्धा करता है। यह है उसका अपनी शक्ति के निकट अपने आप का निवेदन। शर्मिला गृहस्थी की रोज रोज की कर्म धारा के इस पार खड़ी होकर सभ्रम के साथ देखती रही कि दूसरे किनारे पर चलने वाले शशांक के कार्य को। उसकी सत्ता बहुव्यापक है। घर की सीमा छोड़कर दूर देश को चली जाती है। सुदूर समुद्र के पार जाने अनजाने कितने ही लोगों को वह अपने शासन जाल में खींच लाती है। पुरुष अपने अदृष्ट के साथ नित्य जूझता है। उसके कठोर मार्ग में यदि स्त्रियों का कोमल बाहुबंधन विघ्न उपस्थित करने आए तो निश्चय ही वह उसे निर्मम भाव से छीन कर देगा।
इस निर्ममता को शर्मिला ने भक्तिपूर्वक स्वीकार कर लिया। फिर भी बीच बीच में उससे रहा नहीं जाता। जहाँ हृदय के आकर्षण का कोई अधिकार नहीं, वहाँ भी वह अपनी करुण उत्कंठा ले जाती, चोट खाती, फिर उस चोट को प्राप्य समझकर व्यथित चित्त से रास्ता छोड़कर लौट आ। जिस समय इस परिवार की समृद्धि बैंक में जमा किए हुए रुपए पर सवार होकर 6 अंकों की संख्या की ओर दौड़ चली थी, उसी समय शर्मिला को किसी दुर्बोध्य व्याधि ने धर दबाया। राजा राम बाबू शर्मिला के पिता थे। बैरिशाल जिले की और गंगा के मुहाने पर उनकी कई बड़ी जमींदारियां थीं। इसके सिवा शालीमार के घाट वाले जहाज बनाने के रोजगार में भी उनका शेयर था। उनका जन्म पुराने जमाने की सीमा पर और इस काल के ही हुआ था। कुश्ती में, शिकार में, लाठी चलाने में उस्ताद थे। मर्चेंट ऑफ वेनिस, जूलियस सीजर और हेमलेट से 2-4 पन्ना कंठस्थ बोले जा सकते थे। मेकाले की अंग्रेजी उनका आदर्श था। बर्ग का बाग्मिता पर मुग्ध थे। बंगला में उनकी श्रद्धा मेघनाद वध काव्य तक ही सीमित थी। अदृढ़ अवस्था में शराब तथा अन्य निषिद्ध भोज्य पदार्थों को आधुनिक चित्ताकर्षक का आवश्यक अंग मानते थे। आखिरी उम्र में छोड़ भी दिया था। पहनावा उनका जतन से संवारा हुआ होता। मुखश्री सुंदर और गंभीर थी। देह लंबी और मजबूत, मिजाज मजलिसी। याचक के आग्रह पर ना ही नहीं कर सकते थे। पूजा पाठ में कोई निष्ठा नहीं थी। फिर भी घर पर उसका आयोजन बड़े समारोह के साथ होता। इस समारोह के द्वारा ही वंशागत मर्यादा प्रकट होती। पूजा तो स्त्रियों और दूसरे लोगों के लिए थी। चाहते तो अनायास ही राजा की उपाधि पा सकते। उसके प्रति उदासीनता का कारण पूछने पर राजा राम हंसकर कहते, पिता की दी हुई राजा की उपाधि तो भोग ही रहा हूँ। इस पर दूसरी उपाधि बैठाने से उसका सम्मान कम हो जाएगा। गवर्नमेंट हाउस की विशेष ड्योढ़ी में उनका ससम्मान प्रवेश था। अंग्रेज अफसरान उनके घर पर चिर प्रचलित जगद्धात्री पूजा के समय शैंपेन का प्रसाद खासी मात्रा में अंतरस्थ करते थे। शर्मिला के विवाह के बाद उनके पतिहीन घर में बड़ा लड़का हेमंत और छोटी लड़की उर्मिमाला रह गई। लड़के को अध्यापक लोग दीप्तिमान कहा करते थे, अर्थात जिसे अंग्रेजी में ब्रिलियंट कहते हैं। चेहरा पीछे फिरकर देखने लायक था। ऐसा विषय नहीं था जिसमें उसकी विद्या परीक्षा मापक यंत्र के सबसे ऊंचे वाले मार्ग तक नहीं पहुंची हो। इसके सिवा ऐसे लक्षण काफ़ी प्रबल थे कि व्यायाम के उत्कर्ष में वह बाप के नाम की लाज बचाएगा। और कहना व्यर्थ है कि उसके चारों ओर उत्कंठित कन्या मंडली की कक्ष परिक्रमा तेजी से चल रही थी, किंतु तब भी उसका मन विवाह की ओर उदासीन था। तत्कालीन लक्ष्य यूरोपीय विश्वविद्यालय की उपाधि प्राप्त करना। इसी उद्देश्य को सामने रखकर उसने फ्रेंच और जर्मन सीखना शुरू किया। और कुछ करने को ना होने से अनावश्यक होने पर भी तब उसने कानून पढ़ना शुरू किया। और उसी समय हेमंत के आंत्र में अथवा शरीर के किसी और यंत्र में ना जाने वाले कौन सा ऐसा विकार उत्पन्न हुआ कि उसका पता डॉक्टरों को नहीं चल सका। वह गोपनचारी रोग उस मजबूत शरीर में इस प्रकार घर कर गया मानो किसी प्रबल दुर्ग का आश्रय लिए हो। उसे खोज निकालना जितना कठिन हुआ उतना ही उस पर आक्रमण करना भी। उन दिनों के एक अंग्रेज डॉक्टर पर राजा राम की अविचलित आस्था थी। अस्त्र चिकित्सा में उनके हाथों यश भी था। इसी डॉक्टर ने रोगी के शरीर में खोजबीन शुरू की। अस्त्र व्यवहार के अभ्यासवश उन्होंने अनुमान किया कि देह के दुर्गम अंतराल में कहीं विपत्ति जड़ जमाकर बैठी है, उसे उखाड़ फेंकना चाहिए। अस्त्र चिकित्सा के कौशल की सहायता से स्तर भेद करने के बाद जो स्थान अनावृत हुआ, यहाँ कल्पित शत्रु भी नहीं मिला और उसके अत्याचार का चिन्ह भी नहीं, और भूल सुधारने का उपाय भी नहीं रहा। लड़का चल बसा। पिता के मन में जो विषम दुख हुआ वह किसी प्रकार शांत नहीं होना चाहता। मृत्यु ने उनको उतना कष्ट नहीं दिया, परंतु एक ऐसी सजीव सुंदर बलिष्ठ देह के चीड़ फाड़ की स्मृति ने उनके मन को दिन रात काले हिंस्र पक्षी की तरह अपने को तीक्ष्ण नखों से जकड़ रखा। मर्म शोषण करके उसने उन्हें मृत्यु की ओर खींच लिया। हेमंत का पहले का सहपाठी नया पास डॉक्टर नीरद मुखर्जी उसकी सेवा में लगा था। वह बराबर जोर देकर कहता आ रहा था कि गलती हो रही है। उसने खुद बीमारी का एक निदान किया था और किसी सूखी जगह से आब हवा बदलने का परामर्श किया था, किंतु राजा राम के मन में अपने पैतृक युग का संस्कार अटल था।
वे जानते थे कि यमराज के साथ दुस्साध्य लड़ाई छिड़ जाने पर उसका उपयुक्त प्रतिद्वंदी एकमात्र अंग्रेज डॉक्टर ही हो सकता है, किंतु इस मामले में नीरद पर उनके स्नेह और श्रद्धा की मात्रा जरूरत से ज़्यादा बढ़ गई। उनकी छोटी कन्या उर्मी के मन में अचानक यह बात उदय हुई कि इस आदमी की प्रतिमा असामान्य है। पिता से बोली, देखा बाबूजी, थोड़ी उम्र में भी अपने ऊपर कितना विश्वास है। इतने बड़े नामवर विलायती डॉक्टर के विरुद्ध अपने मत को निशन से घोषित कर सकने का कैसा असंकुचित साहस है। पिता ने कहा, डॉक्टरी विद्या केवल शास्त्र पढ़ने से नहीं आती, किसी किसी में उसका दुर्लभ देव संस्कार भी पाया जाता है, और नीरद में ऐसा ही देख रहा हूँ। इनकी भक्ति एक छोटे प्रमाण से शुरू हुई थी, शोक का आघात पाकर और परिताप की वेदना लेकर। इसके बाद किसी और सबूत का इंतजार न करके वह अपने आप बढ़ चली। राजा राम ने एक दिन लड़की से कहा, देख उर्मी, ऐसा लगता है कि हेमंत मुझे बराबर बुला रहा है। कह रहा है, मनुष्य का रोग कष्ट दूर करो। मैंने निश्चय किया है कि उसके नाम से एक अस्पताल खोलूंगा। उर्मी अपने स्वभाव सिद्ध उत्साह से उच्छ्वासित होकर बोली, बहुत अच्छा होगा, मुझे यूरोप भेज देना ताकि वहाँ से डॉक्टरी सीखकर मैं अस्पताल का भार संभाल सकूं। बात राजा राम के जी को पट गई। बोले, वह अस्पताल होगा देवोत्तर संपत्ति और तू होगी उसकी सेवायत। हेमंत बड़ा दुख पा गया। तुझे वह बहुत प्यार करता था। तेरे इस पुण्य कार्य से वह परलोक में शांति पाएगा। तूने उसकी रोगी शैया पर दिन रात उसकी सेवा की है, वही सेवा तेरे हाथों और भी बड़ी हो उठेगी। खानदानी घर की लड़की डॉक्टरी करेगी, यह भी वृद्ध के मन में कुछ बेखाप सा नहीं लगा। उन्होंने अपने मर्म स्थल में अनुभव किया कि रोग के हाथ से आदमी को बचाना कितनी बड़ी बात है। उनका लड़का नहीं बच सका, किंतु दूसरों के लड़के अगर बच जाएं तो जैसे उसकी क्षति पूर्ति हो जाएगी और उनका अपना शोक हल्का हो जाएगा। लड़की से बोले, यहाँ की यूनिवर्सिटी में विज्ञान की पढ़ाई पहले ख़त्म हो जाए, फिर उसके बाद यूरोप में जाना। अब से राजा राम के मन में एक बात चक्कर काटने लगी, उसी नीरद की बात। लड़का क्या है, सोने का टुकड़ा है, जितना ही देखो उतना ही सुंदर लगता है। डॉक्टरी पास कर ली ही है सही, किंतु परीक्षा के दुर्गम बयावान को पार करके डॉक्टरी विद्या के 7 समुद्रों में दिन रात तैर रहा है। उम्र कच्ची है, फिर भी आमोद प्रमोद आदि से उसका मन बिल्कुल चंचल नहीं। हाल ही में जितने भी आविष्कार हुए उन्हीं की उलट पलट कर आलोचना करता है, जांच करता है और नुकसान पहुंचाता है अपनी कीर्ति के प्रसार को। जिन लोगों की जम गई है उनके प्रति उसकी अत्यंत अवज्ञा है। कहा करता है, मूर्ख व्यक्ति उन्नति प्राप्त करते हैं और योग्य व्यक्ति गौरव। यह बात किस पुस्तक में उसने संग्रह की है। आखिरकार एक दिन राजा राम ने उर्मी से कहा, मैंने सोचकर देखा कि हमारे अस्पताल में तू यदि नीरद की संगनी होकर काम करे तभी यह काम संपूर्ण होगा और मैं भी निश्चिंत हो सकूंगा। उसके समान लड़का मैं और पाऊंगा कहाँ। राजा राम और चाहे जो कर सकते हो, हेमंत का मन आग्रह नहीं कर सकते। वह कहा करता, लड़की की पसंद की उपेक्षा करके माँ बाप की पसंद से विवाह करना बर्बरता है। राजा राम ने एक बार तर्क किया था कि विवाह का मामला केवल व्यक्तिगत नहीं, उसके साथ संसार भी जड़ित है, इसलिए विवाह सिर्फ इच्छा द्वारा नहीं बल्कि अभिज्ञता द्वारा चालित होना चाहिए। वे तर्क चाहे जैसा करें और उनकी रुचि चाहे जैसी रही हो, हेमंत पर उनका स्नेह इतना गंभीर था कि उसकी इच्छा ही इस परिवार में विजयी हुई। इस घर में नीरद मुखर्जी का आना जाना होता था। हेमंत ने उसका नाम दिया था आउल अर्थात उल्लू। अर्थ पूछने पर बताया कि यह आदमी पौराणिक अर्थात माइथोलॉजिकल है। इसकी उम्र नहीं है, केवल विद्या, इसलिए मैं इसे मिनर्वा का वाहन कहता हूँ। नीरद इनके घर बीच बीच में चाय पीने आया करता, हेमंत के साथ खूब बहस करता, मन ही मन उर्मी को भी निश्चय ही लक्ष्य करता, किंतु व्यवहार में नहीं। इसका कारण यह है कि इस मामले का यथोचित व्यवहार ही उसके स्वभाव में नहीं। वह बहस कर सकता है लेकिन बातचीत करना नहीं जानता। इन्हीं सब कारणों से कोई भी उसे उर्मी के उम्मीदवारों की श्रेणी में गिनने का साहस नहीं करता। फिर भी ऊपर से दिखने वाली यह निरासक्ति ही वर्तमान कारण से युक्त होकर उस पर उर्मी की श्रद्धा को संभ्रम की सीमा में खींच ले गई। राजा राम ने जब स्पष्ट रूप से ही कहा कि यदि लड़की के मन में कोई दुविधा ना हो तो नीरद के साथ विवाह होने से उन्हें प्रसन्नता होगी, तब लड़की ने अनुकूल इंगित में से ही सिर हिलाया। केवल इसके साथ इतना और जना दिया कि इस देश की और विलायत की पढ़ाई खत्म कर चुकने के बाद ही विवाह होगा। पिता ने भी कहा यही ठीक है, किंतु परस्पर की सम्मति से संबंध पक्का हो जाने के बाद स्पष्ट ही कोई और चिंता नहीं रह जाती।
उधर नीरद की सम्मति पाने में भी देर नहीं लगी। यद्यपि उसकी भावभंगी से यही प्रकट हुआ कि विवाह का संबंध वैज्ञानिक के लिए एक बड़ा भारी त्याग है, प्रायः आत्मघात के आसपास। शायद इसी दुर्योग को किसी प्रकार शमन करने के उपाय स्वरूप यही शर्त तय पाई गई कि सब बातों में नीरद उर्मी की रहनुमाई करेगा, अर्थात भावी पत्नी को धीरे धीरे अपने हाथों तैयार कर लेगा। नीरद ने उर्मी से कहा, पशु पक्षी प्रकृति के कारखाने से बने बनाए माल की तरह तैयार निकलते हैं, लेकिन मनुष्य कच्चा माल है। उसे तैयार करने का भार स्वयं मनुष्य पर ही है। उर्मी ने नम्रता के साथ कहा, अच्छी बात है, परीक्षा कीजिए, बाधा नहीं पाएंगे। नीरद, में नाना प्रकार की शक्ति हैं, उन्हें बांधना होगा तुम्हारे जीवन के एकमात्र लक्ष्य के चारों ओर, तभी तुम्हारा जीवन सार्थक होगा। उर्मी ने पुलकित होकर सोचा। अनेक युवक तो उनके घर चाय की टेबल पर उपस्थित हुए, टेनिस कोर्ट में आए, परंतु सोचने के लायक बात उन्होंने कभी नहीं कही। दूसरा कोई कहे भी तो जमुआने लगते हैं। असल में किसी भी बात को अत्यंत गंभीर भाव से कहने का एक अपना ढंग है, वो है नीरद के पास। वह जो भी कहता है उसी में उर्मी को एक आश्चर्यजनक तात्पर्य मालूम होता है। वह उसे अधिक इंटेलेक्चुअल जान पड़ा। राजा राम ने अपने बड़े दामाद को भी बुलाया। बीच बीच में निमंत्रण का बहाना बनाकर एक दूसरे से अच्छी तरह परिचय करा देने की चेष्टा भी की। शशांक ने शर्मिला से कहा, इस लड़के के पेट की दाढ़ी असह्य है। वह समझता है कि हम सब लोग उसके विद्यार्थी हैं, सो भी आगे बैठने वाले नहीं, आखिरी बेंच के आखिरी कोने वाले। शर्मिला ने कहा, हंसकर कहा, यह तुम्हारी तो जेलसी है। क्यों? मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। शशांक, छोटी बहन के साथ स्थान परिवर्तन करने का विचार कैसा है? शर्मिला, तब तो तुम शायद शांति की सांस लोगे, मेरी बात और है। शशांक के प्रति नीरद का भातृभाव भी कुछ बढ़ा हुआ नहीं लगता। शशांक मनी मन कहता, यह तो मजदूर आदमी है, इसे वैज्ञानिक कौन कहे? हाथ तो है लेकिन दिमाग कहाँ है? शशांक नीरद को लक्ष्य करके साली से मजाक भी करता, अब पुराना नाम बदलने का मौका आ गया। क्या अंग्रेजी मत से? नहीं, विशुद्ध संस्कृत मत से। जरा सुनो तो सही नाम। विद्युत लता। नीरद को पसंद होगा। लेबोरेटरी में इस चीज के साथ उसका परिचय हुआ है, इस बार घर में बंदी मिलेगी। शशांक ने कहा। मनी मन कहता, सचमुच ही इस पर नाम फफेगा। जी के भीतर ही भीतर जैसे कोई कुरेद उठता, हाय रे, इतने बड़े घमंडी के हाथ में ऐसी लड़की पड़ेगी। कहना कठिन है कि किसके हाथों पड़ने से शशांक की रुचि को संतोष और सांत्वना मिलती। और थोड़े ही दिनों में राजा राम की मृत्यु हो गई। उर्मी के भाभी स्वतत्व अधिकारी नीरद नाथ ने एकाग्र मन से उसके नए सिरे से गढ़ने का भार संभाला। उर्मिमाला देखने में जितनी अच्छी दिखती थी उससे भी कहीं अच्छी है। उसके चंचल शरीर में मन की उज्ज्वलता झिलमिलाया करती है। उसकी उत्सुकता सब विषयों में है। साइंस में जितना उसका मन लगता है, साहित्य में उससे ज़्यादा। मैदान में फुटबॉल खेल देखने में उसका आग्रह असीम है। सिनेमा देखने को भी वह बुरा नहीं समझती। प्रेसिडेंसी कॉलेज में विदेश से कोई फिजिक्स का व्याख्याता है, वहाँ भी हाजिर, और रेडियो सुनने के लिए भी कान खड़े। खूब संभव है सुनकर कह उठे, छी, लेकिन कौतूहल भी कम नहीं। बारात के आगे आगे बजते हुए बाजों के साथ वर निकल जाता है तो दौड़कर बरामदे में जा खड़ी होती है। चिड़िया खाने में बार बार सैर करने जाती, आनंद भी पाती। पिता जब मछली पकड़ने जाते तो बंसी लेकर वह भी बैठ जाती। टेनिस खेलती और बैडमिंटन में उस्ताद थी। यह सब उसने अपने बड़े भैया से सीखा था। पतली तो इतनी थी जैसे संचारिणी लता के समान, हवा लगी नहीं कि झूम उठी। साज सिंगार सहज, परिपाटी युक्त। वह जानती थी कि किस प्रकार साड़ी को इधर उधर थोड़ा खींच खाच कर, घुमा फिराकर ढीला या चुस्त करके शरीर की शोभा बढ़ाई जा सकती है, और फिर भी उसका रहस्य भेद नहीं किया जा सकता। गाना अच्छा नहीं जानती लेकिन सितार बजाती। यह संगीत देखने की चीज़ है या सुनने की, कौन बताए। ऐसा लगता है कि उसकी चंचल उंगलियां कोलाहल कर रही हैं। उसे बोलने के विषय की कभी कमी नहीं होती। हंसने के लिए उचित कारण का इंतजार नहीं करना पड़ता। साथ देने की उसकी क्षमता अजस्त्र थी। जहाँ रहती वहाँ के अंतराल को अकेली ही भर रखती। सिर्फ नीरद के पास वह कुछ और ही हो जाती, मानो पाल वाली नाव के लिए हवा की गति बंद हो गई हो और वह रस्सी के खिंचाव से नम्र मंथर गति से चलने लगी हो।
सभी लोग कहते उर्मी का स्वभाव उसके भाई के समान ही प्राण से परिपूर्ण है। उर्मी जानती है उसके भाई ने ही उसके मन को मुक्ति दी है। हेमंत कहा करता, हमारे घर अलग अलग सांचों के समान होते हैं, मिट्टी के मनुष्य ढालना ही उनका काम है। तभी तो इतने दिनों से विदेशी बाजीगर इतनी सरलता से 33 करोड़ पुतलियों को नचाया जा रहा है। वह कहता है जब समय आएगा तो मैं इस सामाजिक मूर्ति पूजा को तोड़ने के लिए काला पहाड़ जैसा आचरण करूंगा। उसे समय नहीं मिला, लेकिन उर्मी के मन को वह खूब सजीव बनाकर छोड़ गया। कठिनाइयाँ खड़ी हो गई। नीरद की कार्य प्रणाली अत्यंत विधिवत थी। उसने उर्मी के लिए पढ़ाई का क्रम बांध दिया। देखो उर्मी, रास्ता चलते चलते मन को केवल छलका डालोगी तो रास्ते के अंत में जब पहुंचोगी घड़े में बचा ही क्या रहेगा। कभी कहता, तुम तितली की तरह चंचल होकर घूमती फिरती हो, संग्रह कुछ भी नहीं करती, होना पड़ेगा मधुमक्खी की तरह। प्रत्येक मुहूर्त का हिसाब रखना पड़ेगा। जीवन कोई विलासिता तो नहीं। हाल ही में नीरद ने इंपीरियल लाइब्रेरी से मंगवाकर शिक्षा तत्व पर लिखी कुछ पुस्तकें पढ़नी शुरू की। उनमें ऐसी ही सब बातें लिखी हैं। उसकी भाषा पुस्तक की भाषा है, क्योंकि उसके पास अपनी कोई सहज भाषा नहीं। उर्मी को अपने अपराधी होने में कोई संदेह नहीं रहा। व्रत उसका महान है, फिर भी बात बात में मन इधर उधर खिसक पड़ता है। वह अपने आप को धिक्कार किया करती। उर्मी की टेबल पर यदि वह कहानी, कविता, किसी हल्के साहित्य की पुस्तक देखता तो तुरंत उसे जब्त कर लेता। एक दिन सायकाल उर्मी की देखरेख करने के लिए आया तो सुना कि वह अंग्रेजी नाट्यशाला में ओपेरा का सायकालिक अभिनय देखने गई है। जब उसका भाई जाता था तो ऐसा सुअवसर पराई हाथ से निकल नहीं पाता था। उस दिन नीरद ने उसका यथोचित तिरस्कार किया। अत्यंत गंभीर से अंग्रेजी भाषा में कहा, देखो तुम अपने बड़े भैया की मृत्यु को अपना सारा जीवन देकर सार्थक करने का भार ले चुकी हो। इस बीच क्या तुम उसे भूलने लगी? सुनकर उर्मी को बड़ा कष्ट हुआ। सोचने लगी, इस आदमी की अंतर्दृष्टि कितनी असाधारण है। सचमुच ही तो मेरी शोक स्मृति की प्रबलता कम होती आ रही है। मैं स्वयं यह समझ नहीं सकी। धिक्कार है, इतनी चपलता है मेरे चरित्र में। वह सावधान होने लगी। कपड़ों से शोभा की आभास तक दूर कर दिया। साड़ी मोटी हुई, उसके सभी रंग दूर हो गए। अलमारी में जमे रहने पर भी चॉकलेट खाने के लोभ को उसने छोड़ दिया। अपने मुंह और मन को खूब कसकर संकीर्ण सीमा में बांधने लगी। दीदी ने तिरस्कार किया। शशांक ने नीरद को लक्ष्य करके जिन विशेषणों की झड़ी लगा दी, उनकी भाषा शब्दकोश के बाहर को उग्र परदेसी थी। एक जगह नीरद के साथ शशांक का मेल है। शशांक का गाली देने का आवेग जब तीव्र हो उठता है तो उसकी भाषा अंग्रेजी हो जाती है। उधर नीरद के उपदेश का विषय जब अत्यंत उच्च श्रेणी का होता है तो अंग्रेजी ही उसका वाहन बनती है। नीरद को सबसे खराब तब लगता है जब निमंत्रण आमंत्रण में उर्मी अपनी दीदी के यहाँ जाती है। केवल जाती ही नहीं, जाने के लिए बहुत आग्रह प्रकट करती है। उसके साथ उर्मी का जो आत्मीय संबंध है वह नीरद के साथ वाले संबंध को खंडित करता है। नीरद ने मुख गंभीर करके एक दिन उर्मी से कहा, देखो उर्मी, कुछ बुरा ना मानना। क्या करूं बताओ, तुम्हारा दायित्व मुझ पर है, इसलिए कर्तव्य समझकर अप्रिय बात कहनी पड़ती है। मैं तुम्हें सावधान किए देता हूँ। शशांक बाबू के घर वालों के साथ सब समय तुम्हारा मिलना जुलना तुम्हारे चरित्र गठन के लिए अस्वास्थ्यकर है। आत्मीयता के मोह में तुम अंधी हो गई हो, लेकिन मैं दुर्गति की सारी संभावनाएं स्पष्ट देख रहा हूँ। उर्मी की चरित्र नामक जो वस्तु है, कम से कम उसकी पहली बंद की दलील नीरद के संदूक में ही बंद है। उस चरित्र में यदि कहीं कुछ हेरफेर हो तो नुकसान नीरद का ही है। निषेध का फल यह हुआ कि भवानीपुर की ओर उर्मी का आना जाना कम हो गया। उर्मी का यह आत्मशासन एक बड़े ऋण शोध के समान है। उसके जीवन का दायित्व लेकर नीरद ने जो हमेशा के लिए अपनी साधना को भाराक्रांत कर लिया है, इससे बढ़कर विज्ञान तपस्वी के लिए आत्म अपव्यय और क्या हो सकता है। नीरद उससे साफ साफ कहता, देखो उर्मी, साधारण स्त्रियां पुरुषों से जिस प्रकार की खुशामदे पाने की आशा रखती हैं, मुझसे पाने की कोई संभावना नहीं है। यह जान रखो, मैं तुम्हें जो दूंगा इन गड़ी हुई बातों की अपेक्षा सत्य होगा, बहुत मूल्यवान होगा। उर्मी सिर झुकाकर चुप ही रहती। वह किसी भी तरह मन को बांध ना पाती। छत पर अकेली घूमने जाती। अचानक मन बिगड़ उठता, शरारत करने की इच्छा हो आती। जी में आता चिल्ला कर कह दे, मैं कुछ नहीं मानती।